नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो आपको लगेगा कि अमेरिका की आज़ादी का घोषणा पत्र कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं बल्कि चोरी करने का बहुत ही बड़ा खजाना है। साल 2004 की मशहूर फिल्म नेशनल ट्रेजर में जब हीरो निकोलस क्रेज कहता है कि मैं इस दस्तावेज को चुराने वाला हूं, तो लोग रोमांच से भर गए। फिल्म में दिखाया गया कि इस कागज के पीछे छिपे हुए नक्शे, खुफिया कोड और गायब होने वाली स्याही का राज छुपा है। इस फिल्म ने हमारे दिमाग में इस दस्तावेज को किसी जादुई खजाने जैसा सेट कर दिया। लेकिन फिल्मों की दुनिया काल्पनिक होती है, हकीकत कुछ और। इस हफ्ते 4 जुलाई यानी 2026 को अमेरिका अपनी आज़ादी के 250 साल पूरे कर लिया। अब सच बात तो यह है कि इस दस्तावेज के बनने की असली कहानी हॉलीवुड के किसी भी फिल्मी ड्रामे से 100 गुना ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक है। वाशिंगटन डीसी में नेशनल आर्काइव्स में रखे चरणपत्र ने पिछले हिस्से पर खजाने का कोई नक्शा नहीं है, लेकिन इसके सामने के हिस्से पर कुछ ऐसे विचार लिखे हैं जिन्होंने आधुनिक लोकतंत्र के आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट और अमेरिका के सबसे लंबे समय से चल रही सांस्कृतिक लड़ाई के मुख्य केंद्र दोनों का काम किया है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आखिर है क्या? यह समझने के लिए आज़ादी की घोषणा पर इतना विवाद क्यों है, सबसे पहले 1776 की जुड़ी कहानी और धारणाओं को अलग अलग करके इसे व्यवहारिक और कठोर राजनीतिक नजरिए से देखना होगा। 1776 की गर्मियों तक 13 कॉलोनियां और ग्रेट ब्रिटेन के बीच 1 साल से ज़्यादा समय से हथियार वाला खूनी संघर्ष चल रहा था। लेक्सगर्टन, कॉनकॉर्ड और बंकर हिल की लड़ाई पहले ही हो चुकी थी और जॉर्ज वाशिंगटन की कॉन्टिनेंटल आर्मी सैन्य अभियानों में सक्रिय रूप से लगी हुई थी। फिर भी युद्ध का औपचारिक राजनीतिक मकसद साफ नहीं था। फिलडेल्फिया की भीषण गर्मी में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के कई सदस्य अभी भी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के सुलह की उम्मीद लगाए हुए थे। लंबे समय तक चले युद्ध की हकीकत सामने आने पर यह अनिश्चितता खत्म हो गई। कॉलोनियों को विदेशी मदद की सख्त जरूरत थी, खासकर फ्रांस, स्पेन से सैन्य और आर्थिक मदद। हालांकि कैथोलिक निरंकुश राजतंत्र किसी औपनिवेशिक विद्रोह को आर्थिक मदद देने से बहुत हिचकिचाते थे। अगर वो विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर टैक्स नीति को लेकर केवल एक घरेलू झगड़ा भर होता। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए उपनिवेशों को खुद को एक संप्रभु और अलग भू राजनीतिक इकाई घोषित करना पड़ा। उन्हें कानूनी तौर पर साम्राज्य के बंधनों को तोड़ना जरूरी था। हालांकि कैथोलिक राजशाही वाले देश किसी औपनिवेशिक विद्रोह को फंड देने में बहुत हिचकिचाते थे। अगर वो सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर टैक्स पॉलिसी को लेकर कोई घरेलू झगड़ा होता। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए कॉलोनियों को खुद को एक संप्रभु और अलग भू राजनीतिक इकाई घोषित करना था। उन्हें कानूनी तौर पर साम्राज्य के बंधनों को तोड़ना था। जून 1776 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने अलग होने के औपचारिक बयान मसौदा तैयार किया और 5 लोगों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स, पेंसिल्वेनिया के बेंजामिन फ्रैंकलिन और वर्जीनिया के थॉमस जेफरसन, न्यूयॉर्क के रॉबर्ट आर लिविंगस्टन और कनेक्टिकट के रोजर शर्मन जैसे बड़े राजनीतिक नेता शामिल थे। असल में मसौदा लिखने का काम उनके सबसे कम उम्र के व्यक्ति को सौंपा गया था, वर्जीनिया के 33 वर्षीय वकील और बागान मालिक थॉमस जेफरसन। फिलाडेल्फिया के मिस्त्री के घर की दूसरी मंजिल पर किराए के कमरे में काम करते हुए जेफरसन ने लगभग 17 दिनों में यह मसौदा तैयार किया। उन्होंने जो लिखा वो कोई कामकाज का संविधान या कानूनी रूप से नहीं बल्कि एक शानदार घोषणा पत्र था। 5 आसान हिस्सों में बांटकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को आपको समझाते हैं। इंट्रो। इसमें कहा गया कि जब कोई सरकार जनता पर जुल्म करने लगे तो कुदरत और भगवान के नियमों के अनुसार उस गुलाम देश को की जनता को आज़ाद होने का पूरा हक है। प्रेम्बल। यह इस दस्तावेज का सबसे मशहूर हिस्सा है। इसमें साफ कहा गया है कि सभी इंसान बराबर हैं, उन्हें जीने व आज़ाद रहने का हक है। सरकार का काम जनता की सेवा करना है और सरकार तभी तक चलनी चाहिए जब जनता चाहे। राजा जॉर्ज पर आरोप। इसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के खिलाफ 27 बड़ी शिकायतें लिखी गई हैं, जैसे जनता की मर्जी के बिना उन पर भारी टैक्स लगाना, जबरन अमेरिकी लोगों के घरों में ब्रिटिश सैनिकों को ठहराना और यहाँ की पंचायतें विधानसभाओं को भंग कर देना। ब्रिटिश जनता से नाराजगी। इसमें अमेरिकी लोगों को दुख जताया गया जब उन्हें ब्रिटेन की आम जनता से मदद और न्याय की गुहार लगाई तो वहाँ के लोगों ने भी उनकी एक न सुनी। आखिरी फैसला। ये अंतिम और कानूनी घोषणा जिसमें साफ कहा गया है कि जब अब वे अमेरिका के सभी राज्य पूरी तरह से आज़ाद और स्वतंत्र हैं। आखिर में आंदोलन के सभी नेताओं ने देश के लिए अपनी जान, दौलत और सम्मान की बाजी लगाने की कसम खाई। 2 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने सर्वसम्मति से आज़ादी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2 दिनों बाद 4 जुलाई यानी वो तारीख जिसे अब अमेरिकी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी दिन घोषणा पत्र का अंतिम संशोधित रूप औपचारिक रूप से अपनाया गया। घोषणा पत्र के पीछे की सोच क्या कहती है?
जेफरसन ने उस कॉन्सेप्ट को इजाद नहीं किया, इस घोषणा पत्र का आधार है। सालों बाद उन्होंने खुद माना कि उनका मकसद कोई नया सिद्धांत या भावना पेश करना नहीं था, इसके बजाय वे अमेरिकी सोच को जाहिर करना चाहते थे। इस दस्तावेज की दार्शनिक बनावट यूरोपीय एनलाइटमेंट में गहराई से रची बसी है, खासकर अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लॉक के राजनीतिक सिद्धांतों में। अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में लॉक ने तर्क दिया कि सभी इंसानों को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। सरकार एक सामाजिक समझौते के तौर पर सिर्फ इन अधिकारों की रक्षा के लिए बनी है। अगर कोई शासक इस समझौते को तोड़ता है तो नागरिक को उस सरकार को हटाने का नैतिक अधिकार और असल में एक कर्तव्य भी होता है। जेफरसन ने लॉक के 3 अधिकारों वाले सिद्धांतों को अपने ढंग से अपनाया और लिखा कि सभी इंसानों को उनके रचयिता ने कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे छीना नहीं जा सकता। इनमें जीवन, स्वतंत्रता, खुशी की तलाश शामिल है। कई दशकों से राजनीतिक, वैज्ञानिक और इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस होती रही है कि जेफरसन ने संपत्ति की जगह खुशी की तलाश को क्यों चुना, यानी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। 18वीं सदी के क्लासिकल रिपब्लिकनिज्म के संदर्भ में खुशी का मतलब सिर्फ भोग विलास या व्यक्तित्व उपभोक्ता संतुष्टि नहीं था, बल्कि इसका संबंध अरस्तु के यूडेमोनिया के विचार से था, यानी समाज की तरक्की के लिए जरूरी सार्वजनिक गुण, नैतिक ईमानदारी, नागरिक भागीदारी। सुख की खोज के इर्द गिर्द अमेरिकी प्रयोगों को परिभाषित करके संस्थापकों ने नए राष्ट्र के अस्तित्व को उसकी जनता के नागरिक सद्गुणों से जोड़ दिया। आज़ादी के नारे और गुलामी की कड़वी सच्चाई। अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र भले ही दुनिया भर के मानवाधिकारों और समानता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज भी अमेरिकी समाज में एक गहरे विवाद और दोहरेपन का विषय बना हुआ है। दरअसल इस दस्तावेज को लिखने वाले थॉमस जेफरसन ने जब अपनी कलम से यह ऐतिहासिक लाइन लिखी कि सभी इंसान बराबर पैदा हुए हैं, तब वे खुद सैकड़ों अश्वेत गुलामों के मालिक थे, जिसने जबरन मजदूरी कराकर वे अपनी ऐशो आराम की जिंदगी चला रहे थे। इतना ही नहीं, इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 56 प्रमुख अमेरिकी नेताओं में से करीब 1/3 लोग खुद गुलाम मालिक थे, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन जैसे बड़े नाम शामिल थे। अमेरिकी नेताओं के इसी दोहरे चरित्र पर उस दौर में तीखा तंज कसते हुए ब्रिटिश लेखक सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि यह कितनी अजीब बात है कि आज़ादी के सबसे तेज आवाज़ उन लोगों के मुंह से आ रही है जो खुद दूसरों को गुलाम बनाकर उन पर कोड़े बरसाते हैं। यही वजह है कि इतिहासकार इसे आज भी अमेरिका का एक मूल पाप मानते हैं, जहां आज़ादी के खूबसूरत शब्दों और उस समय के समाज के कड़वे सच के बीच एक ऐसी गहरी खाई थी जिसे कभी भरा नहीं जा सका। उपनिवेशों और बाद में प्रारंभिक संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा विरोधी आंदोलनकारियों ने तुरंत इस पाठ का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया, जिसमें व्यवस्थागत घोर पाखंड को उजागर किया गया। उस दस्तावेज में ऐसे अंश भी हैं जो आधुनिक पाठकों को बेहद परेशान करने वाले लगते हैं। किंग जॉर्ज तृतीय के खिलाफ शिकायतों की सूची में 27वें आखिरी आरोप में राजा पर हमारे बीच घरेलू विद्रोह भड़काने और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पर निर्दयी इंडियन बर्बर लोगों को लाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। इन बर्बर लोगों के युद्ध का तरीका यह था कि वे बिना किसी भेदभाव के हर उम्र, लिंग, स्थिति के लोगों को विनाश करते थे, और इस अनुच्छेद ने स्पष्ट रूप से स्वदेशी विरोधी नस्लवाद को संयुक्त राज्य अमेरिका के मूलभूत ग्रंथों में शामिल कर दिया। नागरिक अधिकार आंदोलन 1963, लिंकन के 100 साल बाद मार्च ऑन वाशिंगटन के दौरान लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर लाखों नागरिक अधिकार प्रदर्शनकारियों के सामने खड़े हुए हैं। इस घोषणा पत्र पर आज भी विवाद क्यों है? जब अमेरिका अपनी आज़ादी के 250 साल पूरे कर रहा है, तब यह दस्तावेज जबरदस्त वैचारिक लड़ाई के केंद्र में आ गया है। अब बहस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि 1776 में फिलाडेल्फिया में क्या हुआ, बल्कि इस बात पर है कि इतिहास किस तरह आधुनिक कानून, शिक्षा और राष्ट्रीय पहचान को आकार देता है। तो आज हमने आपको अमेरिका के आज़ादी के इतिहास के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभासा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।